आज की क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है। जो पिछली क्लास के होमवर्क क्वेश्चंस थे वो हम क्लास के एंड में लास्ट 10 to 15 मिनट्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो होमवर्क क्वेश्चंस पे इतना टाइम लग जाए कि हम ये टॉपिक ही स्टार्ट न कर सकें। तो ये टॉपिक तो हमें स्टार्ट करने ही करना है आज लास्ट में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अभी तक जो हमने सीखा है इंटीग्रेशन में, वो हमने ये सीखा है कि जब हम dy अपॉन dx को इंटीग्रेट करते हैं, when we integrate dy upon dx with respect to x, हमें क्या मिल जाता है? What do we get? हमें y मिल जाता है, हमें कर्व की इक्वेशन मिल जाती है। We get the equation of the curve। अब हम ये सीखेंगे कि अगर हम y को इंटीग्रेट कर दें, अगर हम कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें, तो हमें एरिया अंडर द कर्व मिल जाता है। एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे कहां तक? सपोज ये आपका कर्व है, आपको कर्व के नीचे का एरिया मिल जाएगा एक्स एक्सिस तक, अगर आप कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। सपोज ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 5 है, तो आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहां से कहां तक होनी चाहिए? 0 से लेकर 5 तक। जब भी आप किसी भी कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, आपको उस कर्व के नीचे का एरिया मिल जाएगा कहां तक? एक्स एक्सिस तक। और लिमिट्स भी क्वेश्चन में बताई गई होंगी कहां से कहां तक यूज करनी है। तो इधर मैं ए से बी तक लिख रहा हूं, लिमिट्स ए टू बी। एरिया अंडर द कर्व टिल एक्स एक्सिस। तो पहले हम dy अपॉन dx को इंटीग्रेट करते थे ताकि कर्व की इक्वेशन मिल जाए। अब कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे ताकि एरिया अंडर द कर्व मिल जाए। अंडरस्टूड इंशाल? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ए। अभी आप सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ वो वाला सॉल्व करेंगे जो मैं आपसे सॉल्व करने के लिए बोलूंगा। अगर मुझे इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है, वो नमक वाली नासिक नासिक। राहिम, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? यस। For part A, if you want to find the area of the shaded region, you will integrate with limits 0 to 4, and what will you integrate? The equation of the curve। x को अगर मैं ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4x minus x square with respect to x। This is what you are going to integrate, and then integrate करने के बाद क्या प्लस c आएगा? नहीं, क्योंकि लिमिट्स है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। पार्ट बी के अंदर अगर हमें एरिया निकालना है तो हमारी लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी? 0 से लेके 3 तक। वी विल इंटीग्रेट x minus 1 होल स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं एक स्टेप और करके भी दिखा देता हूं कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। क्या ये ब्रैकेट लीनियर है? नहीं है, ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूं। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो लीनियर है, तो फिर मैं इस पे इंटीग्रेशन का ब्रैकेट वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ये इंटीग्रेट होके क्या बनेगा? x minus 1 होल क्यूब अपॉन 3 मल्टीप्लाइड विद द डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट। वो दिखा दिया करो, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1 प्लस, अब बच्चा 1 को 1 ही लिख देता है उसको इंटीग्रेट किए बगैर। 1 की इंटीग्रेशन x, लिमिट्स 0 से 3, लिमिट 0 to 3। फिर आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे करना होता है। अगर मुझे पार्ट सी का एरिया निकालना है, व्हाट शुड बी माय लिमिट्स? 1 से 2, एंड व्हाट शुड आई इंटीग्रेट? x स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए राहिम, पार्ट डी को
इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट्स तो 0 से 2 होंगी, बट हाउ डू यू थिंक यू विल इंटीग्रेट दिस? इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सर सबसे पहले ब्रैकेट को ऊपर ले आएंगे और पावर को -2 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद? बाद 1 को शायद बाहर ले जाएंगे। नहीं, 1 को तो बाहर नहीं ले जा सकते, 1 को इंटीग्रेट नहीं करोगे क्या? हाँ 1 को इंटीग्रेट कर देंगे और फिर अंदर वाले ब्रैकेट को भी इंटीग्रेट कर देंगे। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x, और ब्रैकेट की प्लस इंटीग्रेशन होगी x प्लस 1 की पावर -1 अपॉन अंडर -1 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 1। 1, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन, and then upper limit minus lower limit. All right, question number 2. अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, द प्रॉब्लम इज, मैंने आपको ये समझाया कि कर्व के नीचे का एरिया मिलता है एक्स एक्सिस तक, लेकिन ये वाला तो कर्व ही एक्स एक्सिस के नीचे बना हुआ है, तो इसमें फिर एरिया कैसे मिलेगा? आपको अब कर्व के ऊपर का एरिया मिलेगा एक्स एक्सिस तक, अगर आप इंटीग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर से नीचे का एरिया होगा उतना ही नीचे से ऊपर का एरिया होगा, दोनों एरियाज बराबर ही होंगे। तो अभी भी मैं इंटीग्रेट ही करूंगा, बस मसला ये है कि मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि एरिया नीचे है, उल्टा एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। लेकिन क्या एरिया कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो जब नेगेटिव आंसर आएगा तो उसको हम क्या करके लिख देंगे? पॉजिटिव करके लिख देंगे। मैं अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मेरी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी? -1 से 2 तक। हाउ आर यू गोइंग टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन? पहले ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2, -1 से लेके 2 तक, प्लस माइनस कर देते हैं, -2x प्लस x -x। अभी तक मैंने इंटीग्रेट नहीं किया है, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3, x की इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, उमर -2 की इंटीग्रेशन -2x, -1 से लेके 2। कैलकुलेटर उठाइए, x के अंदर -2 पुट कीजिए पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, अपर लिमिट पुट कीजिए इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, और मुझे बताइए अपर लिमिट का आंसर क्या आ रहा है। सब पुट करेंगे। -10/3, ये अपर लिमिट का आंसर आ गया। आई होप बाकियों का भी यही आ रहा है। आप लोअर लिमिट पुट कीजिए। पॉजिटिव। कैन एनीबडी एल्स कंफर्म दिस? 7/6 आ रहे हैं लोअर लिमिट से। जब आप -1 का क्यूब करते हैं ना, तो आप ऐसे लिखेंगे -1 का क्यूब अपॉन 3, -1 का स्क्वायर अपॉन 2, इस तरह लोअर लिमिट पुट करेंगे। ओके, अब फाइनल आंसर निकाल लीजिए। -10/3, -7/6, -9/2। लेकिन आप एरिया को क्या लिखेंगे? 9 +9/2, विच इज 4.5 यूनिट स्क्वायर। आप उसको पॉजिटिव करके लिखेंगे। नेगेटिव आने की वजह मैंने क्या बताई है? क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मुझे इसमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा -1 से लेके 3 तक। और इंटीग्रेट करेंगे कैसे? ब्रैकेट को ऊपर लेके जाएंगे, और ब्रैकेट की पावर क्या हो जाएगी? -1/2।
क्या इसको ब्रैकेट की इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कैसा एक्सप्रेशन है, लीनियर है, तो हम ब्रैकेट की इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला इस पे लगा सकते हैं। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक बार पढ़ के समझ लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए एरिया किसका निकालना है। चलिए मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ इसका, और वो हर क्वेश्चन में अब से आप वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप देखेंगे डायग्राम में एक कर्व है और एक लाइन है, या दो कर्व्स हैं या दो लाइंस हैं, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, अगर आप सही एरिया निकालना चाहते हैं शेडेड रीजन का, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक डॉटेड लाइन बना देंगे। क्या कोई मुझे बता सकता है ये डॉटेड लाइन बनाने का फायदा क्या होगा? मुझे पता चल जाएगा कि मेरा सारा का सारा शेडेड रीजन किन दो वैल्यूज के बीच में, किन दो वैल्यूज के बीच में, 0 से 2। अगर आप ये डॉटेड लाइन बनाते ही नहीं तो आप समझते शायद 0 से 6 तक यूज करते, जबकि ऐसा नहीं है। आपका सारा का सारा एरिया 0 से लेके 2 तक के नीचे है। अच्छा, अगर मैं इस कर्व को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे कर्व के नीचे का एरिया मिलेगा या ऊपर का? नीचे का मिलता है हमेशा। कहां तक? ये एरिया मिल जाएगा। क्या ये शेडेड रीजन है? नहीं, ये तो अनशेडेड रीजन है। अगर मैं इस लाइन को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे इस लाइन के नीचे का एरिया मिल जाएगा। अब मैंने काफी बता दिया, अब आप मुझे बता सकते हैं मुझे क्या करना चाहिए। यस, लाइन के नीचे के एरिया को निकाल के कर्व के नीचे के एरिया से माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन बचेगा। क्या दोनों के लिए लिमिट सेम होंगी? दोनों के लिए लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी? 0 से 2। लाइन माइनस कर्व करना चाहिए रूहान, या कर्व माइनस लाइन? क्यों लाइन माइनस कर्व? क्योंकि लाइन के नीचे का एरिया ज्यादा है कर्व के नीचे के एरिया से, इसलिए लाइन माइनस कर्व करना चाहिए। बजाय इसके कि पहले मैं लाइन के नीचे का एरिया निकालूं, फिर मैं इंटीग्रेट करके कर्व के नीचे का एरिया निकालूं, फिर मैं दोनों को माइनस करूं। अगर लिमिट सेम है, जो कि हैं, अगर दोनों के लिए लिमिट सेम है, तो आप डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन माइनस कर्व की इक्वेशन भी कर सकते हैं। पहले लाइन की इक्वेशन क्या है? तो आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिखेंगे क्या यहाँ पे? ब्रैकेट में आप ब्रैकेट में y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स नहीं लिखेंगे, 6 माइनस एक्स लिखेंगे। लाइन की इक्वेशन माइनस कर्व की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर dx। अब मुझे दो दफा इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, दो दफा माइनस नहीं करना पड़ेगा, एक बारी में ही इंटीग्रेट करके मेरा आंसर आ जाएगा। बताइए महद, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 6x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। 0 से 2 उठाइए कैलकुलेटर, अपर लिमिट पुट कीजिए इसके अंदर, इनपुट दी अपर लिमिट। ट्वेंटी टू अपॉन 3 अपर लिमिट का आंसर। लोअर लिमिट का आंसर 0। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 22/3 यूनिट स्क्वायर। यूनिट के मार्क्स नहीं होते, लेकिन लिख दो तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Hamdan, how is this question different from all the questions that we have discussed so far to find the area? या ये भी वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है? मुझे तो फर्क नजर आ रहा है।
कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। पहले एरिया नीचे तक निकालते थे एक्स एक्सिस तक, इसमें साइड तक जा रहे हैं वाई एक्सिस तक। पहले जो हम एक्स की लिमिट्स यूज करते थे, इसमें किसकी लिमिट्स यूज करेंगे? वाई एक्सिस की, वाई की वैल्यूज यूज करेंगे। राइट उमर? पहले हमारी इक्वेशन का सब्जेक्ट वाई होता था, अब इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या होगा? एक्स। हमारी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्या होनी चाहिए? वाई। इन टर्म्स ऑफ वाई होनी चाहिए, ताकि हम वाई की लिमिट्स पुट कर सकें। तो अगर मुझे पार्ट ए का एरिया निकालना है, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा वाई की लिमिट से 1 से लेके 4 तक। व्हाट एम आई गोइंग टू इंटीग्रेट? मैं किससे इंटीग्रेट करूंगा? y-3 होल स्क्वायर प्लस 2 को। और नवीरा ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? dt dy। नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? y-3 होल क्यूब अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2y। 1 से लेके 4 तक। फिर आप लिमिट्स इनपुट कर देंगे। यू नो हाउ टू इनपुट द लिमिट्स। पार्ट बी, अगर मुझे एरिया निकालना है तो मेरी लिमिट्स एक्स की होंगी या वाई की? अगर लिमिट्स वाई की होंगी तो इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? एक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन एक्स तो सब्जेक्ट है ही नहीं, वाई सब्जेक्ट है। तो एक्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। कैसे बनाएंगे? क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो एक्स बराबर आ गया क्यूब रूट ऑफ वाई। लेकिन आप क्यूब रूट ऑफ वाई थोड़ी लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? वाई की पावर 1/3। तो अगर मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो मेरी लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी? 1 से लेकर 8 तक। और मैं इंटीग्रेट कर दूंगा y की पावर 1/3 को विथ रिस्पेक्ट टू y। और आपको पता है इसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं। पार्ट सी, लिमिट्स किसकी यूज करेंगे? x की या y की? y की, क्योंकि सारा एरिया y एक्सिस तक है। लेकिन मुझे तो अपर लिमिट पता ही नहीं। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये वैल्यू कैसे मिल सकती है? इट्स वेरी इजी। किस में जीरो डालेंगे? एक्स में जीरो पुट। इक्वेशन में तो ऑब्वियसली हमदान एक्स, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू जीरो होती है। चलो एक्स में जीरो इनपुट कर देते हैं। मैंने एक्स में जीरो पुट कर दिया। अब कैसे सॉल्व करूं? क्या ब्रैकेट को 2y से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या आपको पता है अगर ऐसी इक्वेशन हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? दो पार्ट्स पे ब्रेक कर देते हैं। इधर x इज इक्वल टू 0 और x-2 = 0। दो पार्ट्स पे कब ब्रेक करते हैं? जब इक्वल टू 0 हो और दो टर्म्स क्या हो रही हो? मल्टीप्लाई। इधर भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल टू 0 है। कैन वी नॉट डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स? वी कैन। तो हम क्या लिखेंगे? इधर 2y इज इक्वल टू 0 और 2 - y इज इक्वल टू 0। तो पहली y की वैल्यू 0 आएगी और दूसरी y की वैल्यू 2 आएगी। आपको पता है दो वैल्यूज क्यों आ रही हैं y की? क्योंकि जब आपने x में 0 पुट किया तो कर्व y एक्सिस को कितनी जगहों पे कट कर रहा था? दो जगहों पे। पहली जगह जहां पे y कितना था? 0। और दूसरी जगह जहां पे y कितना आया? 2। तो एक आ गई वैल्यू 0 और एक आ गई वैल्यू 2। तो अगर मुझे एरिया चाहिए हमदान, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा विथ व्हाट लिमिट्स? 0 to 2। एंड व्हाट विल यू इंटीग्रेट? और इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना जरूरी होगा ब्रैकेट से? तो ये क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई होके? जी, 4y - 2y²। बिल्कुल सही बताया आपने। उसके बाद पार्ट डी पे आ जाइए। फिर पार्ट डी में क्या मसला है? उल्टा हो गया, उस साइड पे चला गया। अगर कर्व उस साइड पे चला गया तो हमारी एरिया की वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेकिन हम क्या करके लिखेंगे?
पॉजिटिव करके लिखेंगे। लिमिट्स एक्स की लेंगे या वाई की? वाई की लिमिट्स लेंगे। अगर वाई की लिमिट्स लेंगे तो जीरो से लेके कहां तक? जीरो से लेके टू तक। इंटीग्रेट करने के लिए पहले वाई को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y विथ रिस्पेक्ट टू वाई, राइट। फिर इंटीग्रेट करके कर लोगे लिमिट्स डाल के। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। लेट मी पेस्ट द क्वेश्चन ऑन अ फ्रेश पेज। Hassan Mustafa, how are you going to find the coordinates of A and B? Very good. Do you all agree कि simultaneously solve करेंगे? Because A and B are the points of intersection, और जहां intersection होते हैं वहां दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है? साइमल्टेनियसली। तो y सब्जेक्ट बना हुआ है, इसको उठा के इसमें पुट कर दूं, या तो ये भी कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं सर ये वाला y उठा के इस y में डाल। ओके, तो मैं एक y उठा के दूसरे y में इनपुट कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 24 इज इक्वल टू 8x minus x square. Where do you think I should shift all the terms? To the left or to the right? To the left. तो जब टू द लेफ्ट सब कुछ चला जाएगा तो कितना एक्स स्क्वायर बनेगा? 2x स्क्वायर। कितना x बनेगा? -16x प्लस 24। जरा जल्दी से कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके x की दो वैल्यूज बता दीजिए। ओके, लेट्स वेट फॉर अदर रिस्पॉन्सेस। सिक्स एंड टू, लेकिन उसने बोले कोऑर्डिनेट्स यानी कि y भी चाहिए। तो इनमें से ए का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा और बी का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? सोच के बताइएगा। ए का कोऑर्डिनेट 2,12 और बी का कोऑर्डिनेट 6,12। पार्ट बी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? यस, बताया भी था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डॉटेड लाइंस बनानी चाहिए एक्स एक्सिस तक। तो यहां पर एक्स कितना है? 2, और यहां पे 6। तो मेरा सारा का सारा शेडेड रीजन किन दो एक्स की वैल्यूज के बीच में है? 2 और 6। ओके, जब मैं ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे उसके नीचे का एरिया मिलेगा एक्स एक्सिस तक। अग्रीड? अब लिमिट्स वाई की नहीं होंगी, किसकी होंगी? एक्स की लिमिट्स होंगी। तो इक्वेशन का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? वाई। जब मैं ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करूंगा तो उसके नीचे वाला एरिया मिलेगा कहां तक? एक्स एक्सिस तक। क्या ये सारा शेडेड रीजन है? नहीं। जब मैं नीचे वाले कर्व को इंटीग्रेट करूंगा तो उसके नीचे का एरिया मिलेगा एक्स एक्सिस तक। अब क्या करूं? पूरे एरिया में से नीचे वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो कौन सा बचेगा? शेडेड रीजन। क्या दोनों के लिए लिमिट सेम है? कहां से कहां तक? 2 से 6। तो मैं बेसिकली करूंगा क्या? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। हमदान आप मुझे इक्वेशंस लिखवा देंगे, व्हाट माइनस व्हाट? क्योंकि लिमिट्स तो सेम है तो मैं इक्वेशंस को माइनस कर देता हूं पहले। ये वाले कर्व की इक्वेशन आप मुझे ये लिखवा रहे हैं। देखिए घूम के कहां जा रहे हैं।
बेटा ये नीचे आ रहा है, ये रही इसकी इक्वेशन। देखिए यहां से आया फिर घूम गया अचानक, ये रही इसकी इक्वेशन। तो इस कर्व की इक्वेशन कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने नीचे दे दी, और नीचे वाले कर्व की इक्वेशन ऊपर दे दी। तो पहले कौन सी इक्वेशन लिखेंगे? नीचे वाली। जी, इस कर्व की इक्वेशन जो नीचे लिखी, क्या लिखी हुई है? 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर वाली। लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन लिखने से पहले मुझे ब्रैकेट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? ब्रैकेट बनाएंगे ना, पूरी इक्वेशन ब्रैकेट माइनस के बाद आएगी ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर। नहीं बेटा, मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, मैं डायरेक्ट चेंज करके नहीं लिख सकता। फिर हम क्या करेंगे? अभी तो हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, पहले हम माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे। तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24। फिर थोड़ा सा प्लस माइनस करेंगे, थोड़ा सा प्लस माइनस करके ये क्या बन जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, प्लस 16x माइनस 24। आप क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। आप पहले वैल्यू डालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। पहले इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। अच्छा, आज की क्लास में आपको क्वेश्चन 8 तक करना है। मैं बता देता हूँ क्वेश्चंस कौन कौन से करने। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5, 3, 2 एंड 1 करने तो एज क्लास वर्क है, लेकिन जितने नहीं हो सके वो आप घर पे करेंगे। भेजेंगे कब तक, ये मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा। अब आ जाते हैं पिछली क्लास के होमवर्क में, जिसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो गई। सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ, बताइए हानि। सर क्वेश्चन 35। क्वेश्चन नंबर 35। और ऐसा नहीं है कि डायग्राम बनाए बगैर नहीं हो सकता, डायग्राम बनाए बगैर भी हो सकता है। सब बच्चे जरा एक बार दोबारा पढ़ लेंगे क्वेश्चन। पार्ट जी, क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। डू यू हैव टू कोऑर्डिनेट? क्योंकि सबसे पहली चीज कोऑर्डिनेट चाहिए होती है। यस। और नॉर्मल की क्या चीज चाहिए होती है इक्वेशन निकालने के लिए? ग्रेडियंट। कोऑर्डिनेट के बाद अगली चीज ग्रेडियंट चाहिए होती है। तो मेरे पास dy अपॉन dx तो दिया हुआ है ना मुझे, 2x माइनस 5। तो x के अंदर मुझे क्या पुट करना है? जब मैं x में 4 पुट करूंगा हानि, मुझे किसका ग्रेडियंट मिलेगा? कर्व का। और जो कर्व का ग्रेडियंट होता है वो और किसका ग्रेडियंट होता है? नॉर्मल का। नहीं, जो उसका पैरेलल टेंजेंट जो होता है। पैरेलल टेंजेंट जो होता है, सर जो लाइन होती है सर, टेंजेंट। टेंजेंट का। जी, टेंजेंट का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं 100 बार रिपीट कर चुका हूं कि dy अपॉन dx इज नॉट ओनली द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, बट इट इज ऑल्सो द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। तो x के अंदर 4 पुट करेंगे तो टेंजेंट का ग्रेडियंट कितना आएगा? 3। ये तो टेंजेंट का ग्रेडियंट है। अगर टेंजेंट का 3 है तो नॉर्मल का क्या होगा? -1/3। अब हम नॉर्मल की इक्वेशन बना लेते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बता दो।
तो 3y equals क्या to है आपका? minus x minus 2. आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था हमदान, ये क्या बन जाएगा 3y, लेकिन वो x प्लस 3y कैसे बोल रहे हैं, x तो वहां जाके माइनस होगा। Minus x minus 2 आंसर आ रहा है. अच्छा, आई एम मेकिंग अ मिस्टेक। माइनस एक्स प्लस 4, तो 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2, या फिर जैसे हमदान ने उसको वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाके लिखे, आप वैसे भी लिख सकते हैं। पार्ट एच, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये तो मुझे नहीं करवाना चाहिए, इक्वेशन निकालने के लिए आपको इसे इंटीग्रेट करना चाहिए, प्लस सी आएगा, सी भाई की ये वैल्यू कौन निकालने सा के लिए फॉर्मूला आपको इस्तेमाल किया एक्स आपने? और वाई दोनों की। कहाँ पे? ये जो y प्लस टू इज इक्वल टू माइनस 1/3, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हानि? y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमने ए लेवल मैथ में एक दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा था, आप लोगों को मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिकॉर्डिंग्स दी थी, आपने लेट ज्वाइन किया था तो आपने सीखा नहीं था वो फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला इक्वेशन निकालने का। और एक बात बताओ, पूरी डिफरेंशिएशन में हमने वो दूसरा फॉर्मूला यूज किया है, ये वाला टैंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए। अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं सर आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? मैं तो शुरू से y इज इक्वल टू mx प्लस c इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तो देखा ही नहीं मैंने। पूरी डिफरेंशिएशन में जहां जहां टैंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस निकालने के क्वेश्चंस थे, हमने हर जगह ये फॉर्मूला यूज किया है। तब आपने मुझसे कैसे नहीं पूछा कि सर ये आप कैसे बना रहे हैं इक्वेशंस? तो मैं समझा आप डायरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा खैर, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिकॉर्डिंग्स मुझे नहीं पता आपने कितनी देखी है कितनी कवर की है, लेकिन उसके अंदर ये आपको मिलेगा फॉर्मूला। ओके सर, देख लूंगा। ठीक है, आपने कर्व की इक्वेशन निकाली थी हाँ नहीं इसके अंदर? नहीं सर। क्योंकि पार्ट जी का पार्ट एच से कोई ताल्लुक नहीं, अगर जी नहीं भी हुआ तब भी आप एच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा नहीं हुआ? 36 में प्रॉब्लम आ सकती है बिल्कुल। पढ़ लीजिए क्वेश्चन एंड अंडरलाइन द कीवर्ड। The key word is perpendicular. Do not read the last sentence. अभी लास्ट सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं। कौन सी दो चीजें परपेंडिकुलर हैं? What is perpendicular to what? ये दो tangents हैं, ये दो tangents हैं जो परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब gradient of one tangent multiply by the gradient of the other tangent should be equal to -1, क्योंकि परपेंडिकुलर में यही होता है ना, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1। तो पहले मैं दोनों tangents के ग्रेडियंट्स निकाल लेता हूँ। x में पहली x की वैल्यू पुट कीजिए और बताइए tangent का ग्रेडियंट कितना आएगा। पहले tangent का ग्रेडियंट कितना आएगा? 3/4 प्लस के। अब x में x की दूसरी वैल्यू पुट कीजिए और दूसरे tangent का ग्रेडियंट बताइए कितना आएगा। जी, 3/4 माइनस के। क्योंकि ये दोनों tangents आपस में परपेंडिकुलर है, हम करेंगे m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। अब जिन बच्चों से ये नहीं हुआ था वो जरा अभी सॉल्व करके मुझे के निकाल के बताएं कितना आएगा। हो गया था हमदान आपसे? चैट जीपीटी।
रूहान कैसे सॉल्व करूं? वाई नॉट ए प्लस बी ए माइनस बी? मुझे तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है। मैं मल्टीप्लाई करने में इतनी ख्वारी क्यों करूं? डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना लगा दूं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो स्टेप में आ जाएगा आंसर। 3/4 का स्क्वायर 9/16 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब क्या करना चाहिए? एलसीएम भी ले सकते हैं या फिर आप शिफ्टिंग कर दें। 9/16 प्लस 1, what is 9/16 plus 1? 25/16. Apply square root on both the sides. Do not forget to put a plus minus sign. But why will we reject the negative sign? हम negative sign क्यों reject कर देंगे? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है k is a positive constant, तो हमें सिर्फ k की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, जो कि कितनी हो गई? 5/4। अब आप क्वेश्चन के अगले सेंटेंस पे चले जाएं। जहां आप ये कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो मैं क्या करूंगा? मैं dy अपॉन dx को इंटीग्रेट करूंगा। dy अपॉन dx बराबर है 3/4 माइनस, अब मैं k नहीं लिखूंगा, k की जगह क्या लिखूंगा? 5/4x। आई होप सबको इसकी इंटीग्रेशन करनी आती है। इंशाल कैन यू टेल मी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? 3/4x ऊपर 3/4 पूरा डिवाइड हो जाएगा 3/4x n + 1 से। ओके, तो 5/4/2 x स्क्वायर 5x स्क्वायर अपॉन 4/2। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ये तो सर हम 5/4x 10x है, स्क्वायर कर देंगे ना? नहीं, पावर जब 2 हो जाएगी तो उसी 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो वो 2 बेसिकली किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? वो 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अपॉन 8 होगा। ठीक है इंशाल। ओके, फिर आपके पास कोऑर्डिनेट है, आप कोऑर्डिनेट इनपुट करके सी निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ, महद आपसे भी एक नहीं हुआ था ना? ओके, कौन सा? 37। नवीरा आपसे हो गया था ये? पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ये जो आपको दिया हुआ है, ये क्या चीज दी हुई है? ये क्या चीज दी हुई है? ग्रेडियंट मतलब dy अपॉन dx, एक्स स्क्वायर -4/x²। तो अगर आपको कर्व की इक्वेशन निकालनी है तो इसे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आई, या यही नहीं पता था कि दिया हुआ क्या है? इंटीग्रेट कैसे करेंगे? पहले एक्स स्क्वायर को दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1, और 4/x² का एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा 4x की पावर -2, और फिर आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस सी आएगा। सी की वैल्यू निकालने के लिए कोऑर्डिनेट इनपुट कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो नहीं हुआ, 40।
बताइए राम, में से कैसे सॉल्व करेंगे? लोग सबसे पहले हमें इक्वेशन हमारे पास इंग्रेडिएंट दिया, पहले हम लोग वो लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू ये, उसके बाद फिर हम लोग y इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 3x प्लस x माइनस 3 अपॉन माइनस 2 प्लस c। -2 अपॉन -2। इसके बाद फिर हम लोग y की जगह y डाल देंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जी, और ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन x स्क्वायर। 2x²। हाँ, 2x स्क्वायर। फिर x और y की वैल्यू डाल देंगे। हाँ, हमारे पास x नहीं है तो x y नहीं की है, डाल। y कितना है? y हाफ। y इज इक्वल टू हाफ एंड ग्रेडियंट इज 2। जी, तो फिर तो हमें पहले ग्रेडियंट में 2 डाल के क्या निकालना चाहिए था? x। x निकालना चाहिए था पहले। ओके, तो ग्रेडियंट में 2 डाल के पहले x निकाल लेते हैं। मैंने पहले यही 3 किया वहां था। जाके माइनस करते हैं। 2 - 3 कितना होता है? और -1। क्रॉस मल्टीप्लाई। x -1 है। क्या नेगेटिव का क्यूब रूट पॉसिबल होता है? नहीं। होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, क्यूब रूट पॉसिबल होता है। -1 तो ही x की आएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया? -1 कॉमा हाफ। y तो दिया हुआ है, हाफ। अब ये इसमें इनपुट कर देंगे ताकि c मिल जाए। वो c कितना मिल आएगा? जाए। यूज योर कैलकुलेटर। फोर। ओके, 4। नेक्स्ट पार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। हानि, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? उसका ग्रेडियंट, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्रेडियंट से पहले क्या पता होना चाहिए? उसके कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स हैं या नहीं है? हैं। नहीं है, नहीं है? अच्छा, सिर्फ एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई तो नहीं है। तो y निकाल सकते हैं ना कैसे निकालेंगे? इक्वेशन में पुट करके। ये वाली जी। पुट करके बताइए, वाई कितना आएगा? थर्टीन अपॉइंट टू आ रहा है मेरा। ठीक है, अगली चीज क्या पता होनी चाहिए? ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसे मिलेगा? वो 3 + 1/x³ में x की वैल्यू डाल दें। ठीक है, तो ग्रेडियंट कितना आ जाएगा? 4। 4 4। y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन भी आ जाएगी। अगर किसी ने सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकाली है तो मुझे बता दे क्या आ रही है। 2y इज इक्वल टू 8x प्लस 5। महत, आपकी भी यही आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें किसी को? और कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? हानि, एनी अदर क्वेश्चन विच यू वर अनएबल टू सॉल्व? तो 41 भी करवा दें।
41 हमने क्लास में नहीं किया था क्या? मुझे तो याद है मैंने क्लास में करवाया, ये देखो। तो अगर आपसे नहीं हो रहा था तो फिर आप मुझसे रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा हानि, और इसको देख लीजिएगा। ओके। अब आप लोगों ने करना क्या है, जिन बच्चों ने मुझे इनकम्प्लीट होमवर्क भेजा है, एक तो कुछ बच्चों ने डेडलाइन भी फॉलो नहीं की, ना राहिम ने, ना इंशाल ने, हामिस ने तो होमवर्क नहीं भेजा। रूहान, डिड यू सेंड मी दी होमवर्क? जिन का बच्चों ने मुझे इनकम्प्लीट होमवर्क भेजा है या जिनको समझ में नहीं आ रहा था, अब वो पिछला होमवर्क मुझे दोबारा भेजेंगे, ठीक है, आज रात 9 बजे से पहले। अलॉन्ग विद द होमवर्क यू विल सेंड मी द वर्क ऑफ टुडे, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन 1, 2, 3, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। मैं फिर से बता दूं डेडलाइन, आज रात 9 बजे तक भेज दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। 4 नहीं दिया मैं। 7 अगर मैंने डिस्कस नहीं किया तो फिर 7 नहीं करना। ठीक है।